Evening everyone. Good evening everyone. I welcome you all in GSGA with संजय Sir's YouTube चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ GSGA के संजय सर के YouTube चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर को कवर कर रहे होते हैं। चलिए, कुछ करंट अफेयर हमारे पीछे के रह गए थे, उनको कवर करते हुए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका, वो आ रहा है 4 जनवरी का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहा है? ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल यहाँ पर किया जा चुका है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं MEIT के नाम से। ठीक है, एमई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि किसके पास में है? यहाँ पे अश्विनी वैष्णव सर के पास में है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक्चुअली देखो, जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं, जो भी डेटा आज की डेट में, डेटा जो है ना, वो ही आज की डेट में जो है गोल्ड, ऑयल या नई इकोनॉमी बन चुका है। कैसे देखते हैं इसको अपन? क्योंकि दो तरह का डेटा होता है, एक यहाँ पर नॉन पर्सनल और एक होता है पर्सनल डेटा। क्लियर है? बोलो है ना? तो सॉरी। तो जैसे आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ठीक है, आपके इस तरीके के जो डेटा होते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उस तरह के डेटा को यहाँ पर बहुत सारे, अल्टीमेटली अभी जितना सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं, डेटा ब्रीच हो जाता है। समझ में आया? डेटा यहाँ पर गोपनीय नहीं रहता है, उसका यूटिलाइज करके बड़ी बड़ी कंपनियां उस डेटा को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका ड्रॉबैक ये होता है कि वो डेटा फॉरेन कंट्री में स्टोर होता है, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज हैं, लाइक जिस प्लेटफॉर्म पे भी अभी अपन काम कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं, इसमें चाहे यूट्यूब की बात कर लीजिए, चाहे फेसबुक की बात कर लीजिए, इवन दो व्हाट्सएप की बात कर लीजिए, उन सब ने अपना डेटा जो है, डेटा सेंटर जो है, वो विदेश की इस धरती पर बना के रखा हुआ है। यहाँ पर भारत सरकार चाहती है कि एक तो डेटा प्रोटेक्शन किया जाए, समझ में आया, लोगों का डेटा प्रोटेक्ट हो, उसकी प्राइवेसी को कंसर्न किया जा सके। जैसे आपको पता है, यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी एक आर्टिकल भी यहाँ पर जो है, इसका भी अल्टीमेटली बात करी जाती है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा, किस आर्टिकल में ये आता है? किस आर्टिकल में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? आर्टिकल 21 के अंदर आपको ये यहाँ पे प्राइवेसी को देखने को मिलता है। क्लियर है? राइट टू लाइफ एंड द लिबर्टी। उसमें यहाँ पर डिफाइन किया गया राइट टू लाइफ, तो उसी में डेटा प्राइवेसी आपको देखने को मिलता है। 3 तारीख को यहाँ पर, 3 जनवरी 2025 को यहाँ पर इस रूल को निकाल दिया गया है, और 18 फरवरी तक जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी आपकी यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी है, जितने भी यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म है, लाइक गूगल, यूट्यूब एंड ऑल, तो उन उन स्टेक होल्डर से यहाँ पर बात करी जा रही है, और 18 फरवरी तक ये मसौदा सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज है। इसके पहले भी ये लाया जा चुका है, लेकिन ऑपोजिशन ने इसके ऊपर कुछ कंसर्न्स उठाए थे, कुछ यहाँ पर डाउट किए थे, उसको लेकर फिर से इस बिल को वापस लेके अब नया ड्राफ्ट एक्चुअली लाया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। अश्विनी वैष्णव ही है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह सर के पास में है। नीति आयोग सुमन के बैरी। तो यहाँ पर तो इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है इस लॉ को, ये सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2000 रूल लाया जा रहा है, इसके लिए इनविटेशन फीडबैक के लिए दिया जा चुका है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, चलिए जरा देख लेते हैं यहाँ पे। रूल लाया गया है 2000, यहाँ पर बात की जाए 3 जनवरी 2025 को। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 18 फरवरी तक इसको रखा गया है। इसका रूल, अगर गवर एक्ट की बात करी जाए, जिस एक्ट के थ्रू लाया गया इसको, ड्राफ्ट को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास करा दिया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो डिजिटल पर्सनल डेटा है, अल्टीमेटली उसको यहाँ पर क्या किया जाए? प्रोटेक्ट किया जाए। डेटा ट्रांसफर रेगुलेशंस, सिटीजन राइट, डेटा इंश्योरेंस, इंश्योर करना, उसके बाद में यहाँ पर डिजिटल फर्स्ट गवर्नेंस रिड्रेसल। तो अल्टीमेटली आप डिजिटली यहाँ पर जो है गवर्नेंस भी यहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे ये सारी बातें करी गई हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, सिविल कोर्ट की उसको पावर दी जाएगी। तो ये सारी सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। अल्टीमेटली खास करके इसमें स्पेशल फोकस क्या पे किया गया है? फोकस किया गया है चिल्ड्रन डेटा प्राइवेसी पर, इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट पर। जो भी आप यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन जारी करते हो, तो वहां पर क्या होता है, अलाउ 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 कर देते हो, फिर आपका सारा का सारा डेटा अल्टीमेटली थर्ड पार्टी के पास में चला जाता है, चाहे वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट हो, चाहे वो आपका बैंक डिटेल्स हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो। समझ में आया? तो यहाँ पर हर चीजों को अलाउ नहीं करना चाहिए।
समझ में आ रहा है? बोलिए येस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ट्राई करना चाहिए कि ज्यादातर चीजों को आप जो है यहाँ पर रीड करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के ही यहाँ पर जो है अलाउ करें एप्लीकेशन को। जितनी हो सके आप प्ले स्टोर की जितनी भी एप्लीकेशन उन्हीं को यहाँ पर जो है क्या करें, इंस्टॉल करें। थर्ड पार्टी एप्स को यहाँ पर इंस्टॉल ना करें। क्लियर है? नहीं तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पर आपके जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके जो पर्सनल डेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर हो जाती है इन पार्टियों से। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन कंसेंट हो गया, राइट टू सिटीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। एक थोड़ा ग्लिच आया था। ठीक है। फर्स्ट हैंड सॉरी डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, डेटा ट्रांसफर, डेटा इंश्योरेंस, ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यहाँ पर कंसर्न मैनेजर्स यहाँ अपॉइंट करने की यहाँ पर बात चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्शन करना पर्सनल डेटा का, एम्पावर करना सिटीजन को, फोस्टर करना इनोवेशन को। डीपीडीपी जो आपका डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में पास हुआ था, उसके थ्रू यहाँ पर एक्टिविटी किया जाता है। इसका सबसे पहले यहाँ पर किस जस्टिस ने, कौन सी कमेटी ने यहाँ रिकमेंडेशन किया था? एपी शाह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई थी प्राइवेसी को लेकर। इसमें यहाँ पर बात भी कही थी कि गवर्नमेंट को यहाँ पर इस तरह का डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट लाना चाहिए, एक्ट लाना चाहिए। क्लियर है? यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में तो स्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन है, स्ट्रिक्ट यहाँ पर रूल्स हैं कि किसी भी तरीके का डेटा अगर ब्रीच होता है तो कंसर्न कंपनीज को यहाँ पर जो है इवन तो सू कर लिया जाता है। इवन अमेरिका में तो इस तरीके से चीजें हैं कि भाई उनको जो है सीनेट के सामने बुलाकर उनसे जानकारी मांगी जाती है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर मार्क जुकरबर्ग और जो अलग अलग यहाँ पर जो फाउंडर है उनको बुला के ऐसा कहा जाता है कि भाई आप अपना डेटा जब शेयर नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर और लोगों का डेटा किस तरीके से आप यहाँ पर उनके कंसेंट के बिना उनसे ले सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इतने जब स्ट्रिक्ट लॉज डेटा प्रोटेक्शन को लेकर ग्लोबली हैं, तो इंडिया में भी यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट ना रखते हुए थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो ये न्यूज में यहाँ पर अश्विनी वैष्णव सर ने यहाँ पर डिस्प्ले किया, कहा कि इस तरीके से इंडिया काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में वही सारी बातें उसी के न्यूज मैंने यहाँ पर ट्राई किया है आपको बनाने की। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, सेम अप्रोच रखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर वन इंस्टीट्यूशन ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी बनाई जाएगी आईटी रूल 2021 के तहत। ये सारी बातें। बाकी आपको अगर हिंदी में पढ़ना हो तो आप सॉरी इंग्लिश में पढ़ना हो, डिटेल में रूल में पढ़ना हो तो आप यहाँ पर रूल के वाइज इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी इन्फोग्राफिक्स में पढ़ना हो तो वो दोनों की दोनों आपको सुविधा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो क्या है भाई, सिटीजन्स यहाँ पर राइट डिमांड डेटा की कर सकते हैं, अपॉइंट डिजिटल नॉमिनी यहाँ पर किया जा सकता है, यूजर फ्रेंडली यहाँ पर मशीन लाई जा सकती है, डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, ये सारी सारी बातें। स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर अभी रूल दिया जा रहा है कि अब वो अपना इनपुट देते हैं किस तरीके से इस ड्राफ्ट के ऊपर। तो ये सारी बातें हम लोग डिजिटली यहाँ पर बात कर चुके हैं। कौन सी कमेटी थी? हिस्टोरिकल अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग तो जस्टिस एपी शाह 2011 में यहाँ पर रिकमेंड किया था। 2017 की रूलिंग में यहाँ पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा केस था वो, कौन सा रूलिंग थी, कौन सा केस था, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, बताना है कौन सी रूलिंग थी 2017 में। अगली बात हम लिया करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे की यहाँ पर बात कर लें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग जो है जनवरी के ही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम लोग जो है डेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा कुछ जनवरी के इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, यहाँ पर थीम अभी मैंने अलाउ नहीं की है, मतलब थीम यहाँ नहीं लिखी है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इस पर रिप्लाई करेंगे। 1 जनवरी को जो है मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, आर्मी मेडिकल कोऑप एस्टेब्लिशमेंट डे, वर्ल्ड पीस डे। उसके अलावा 3 जनवरी को माइंड डे, वेलनेस डे यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है डीआरडीओ डे भी आपको देखने को मिलेगा जनवरी में ही। 4 तारीख को मनाते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, वर्ल्ड ब्रेल डे। जितने भी दृष्टि बाधित यहाँ पर या फिर विजन जिनको नहीं होता है उनके लिए यहाँ पर ये ब्रेल ने, लुइस ब्रेल ने यहाँ पर
इस तरह का आविष्कार किया था। और जो आप देखा होगा कि एक डॉट कलर अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं डॉट के, उसकी पद्धति होती है, उनको टच करके फ़ील कर लेते हैं कि क्या अक्षर लिखा हुआ है। अल्टीमेटली उनके ऑब्वियस सी बात है, ईश्वर क्या करता है, अगर एक शक्ति आपसे ले लेता है एक तरीके से, तो उसको आपको एक महसूस करने की शक्ति और सिक्स सेंस की पावर यहाँ पर जो है अल्टीमेटली आपकी बढ़ जाती है। समझ में आया? जिन्होंने लुईस ब्रेल। क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लें 5 जनवरी वर्ल्ड बर्ड डे, ठीक है, पक्षी दिवस। और नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए 6 वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन, ठीक है। 9th एनआरआई डे, इस बार का एनआरआई डे जो है सेलिब्रेट किया गया है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। कौन से नंबर का? 18 नंबर का यहाँ पे था, ठीक है। थीम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए एनआरआई डे। गांधी जी साउथ अफ्रीका की यात्रा करके 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं भारत में, तो इसीलिए इसी नाम से इसको जाना जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लिया 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में 1975 से मनाया जा रहा है, ठीक है। जो कि सबसे पहला वर्ल्ड हिंदी डे नागपुर में मनाया गया था 10 जनवरी को 1975 में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए लाल बहादुर शास्त्री का जो बर्थ डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर 11th ऑफ जनवरी को देखा जाता है, मनाया जाता है। फिर यहाँ पर बात करो तो 12th ऑफ जनवरी को यहाँ पर नेशनल यूथ डे, ठीक है। जो मेन है उसी की बात कर रहा हूँ मैं भी आपसे, ठीक है। 12 जनवरी आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं इत्मीनान से, ठीक है। नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है शिकागो में इनकी जो स्पीच थी वो किस ईयर में हुई थी? 14 आर्म फोर्स वेटरन डे। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए इसी दिन आप मकर संक्रांति भी मना रहे होते हो। एक्चुअली ये जो आर्म फोर्स वेटरन डे में यहाँ पर बात करी जाए केएम करियप्पा जो कि इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे, उनके रिटायरमेंट के डे को यहाँ पर आप सेलिब्रेट करते हैं सशस्त्र बल वृद्ध दिवस, वयोवृद्ध दिवस, वेटरन डे। आई होप दिस क्लियर। 9th इस बार का हुआ। 15 जनवरी में यहाँ पर आप बात कर ले तो वो आर्मी डे के रूप में आप देखते हो, ठीक है। 150th आपका जो है इस बार का आपका क्या होने वाला है? फाउंडेशन डे ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होने वाला है। और इससे रिलेटेड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भारत के आसपास के देशों को यहाँ पर एक तरीके इनविटेशन किया है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर अखंड भारत के रूप में, जहां पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, ये सारे देश, इंडिया, श्रीलंका, ये सब आपस में मिलके, क्योंकि ऑलरेडी बात है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल पहले डिपार्टमेंट 150 साल पहले स्टैब्लिश किया गया था, ये ब्रिटिश द्वारा किया गया था, उसमें ब्रिटिश इंडिया था, सब जो जुड़े हुए थे, समझ में आया। तो इसको लेकर इन्विटेशन इंडिया ने दिया हुआ है, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। फिर पोंगल, मकर संक्रांति, ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलती है। वर्ल्ड स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप डे 16th ऑफ जनवरी एंड एनडीआरएफ डे सेलिब्रेटेड 19th राइजिंग दिवस, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट डेज देखने को मिल सकते हैं। 23rd ऑफ जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी, पराक्रम दिवस हम लोग मना रहे हैं, 2021 से मना रहे हैं पहला, तो 5-22 साल का होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2008 से मनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी। फाउंडेशन डे ऑफ उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट, ठीक है। 25 जनवरी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्या? स्टेट्यू डे ऑफ हिमाचल प्रदेश। और 25 जनवरी को आप वोटर्स डे, मतदाता दिवस 2011 से मनाया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर फाउंडेशन डे और टूरिज्म डे भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 13 जनवरी से 25 फरवरी तक यहाँ पर महाकुंभ का भी आयोजन हो चुका है, एज यू नो दैट, ठीक है। नेक्स्ट 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 75th लास्ट ईयर था, 76 इस बार है। क्लीन एनर्जी डे, ठीक है। और फिर कस्टम्स डे आपको देखने को मिलता है। 25 जनवरी डे ऑफ कमोरेटिंग ऑफ द विक्टिम ऑफ होलोकास्ट। और 28 जनवरी आपको देखने को मिलता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, डेटा प्रोटेक्शन डे, इंडियन न्यूज़पेपर डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये सारे डेज आपको इंपॉर्टेंट डेज आपको देखने को मिलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। 30 जनवरी जो कि गांधी जी का मार्टियर डे के रूप में यहाँ पर कमेमोरेट किया जाता है।
इस तरीके से आपके पूरे जनवरी के मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। बोले हाँ या ना? बस उसको आप जितना रिवाइज कर पाए उतना रिवाइज करें। चलिए फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, जो कि ब्रेल्स डे पे मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था आपसे। तो ब्रेल्स डे, अब आप कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कर सकते हैं, तो ब्रेल्स डे कब मनाया जाता है भाई यहाँ पे? चलिए, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 4 जनवरी को। तो विश्व ब्रेल दिवस यहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो कि ब्रेल लेखन प्रणाली के आविष्कारक जो थे, जो कि ब्रेल लुइस के जन्मदिन को ये याद दिलाता है। इन्होंने एक अलग तरह की स्क्रिप्ट इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, जो कि दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी में, अर्लीस्ट 19th सेंचुरी में इन्होंने यहाँ पर डेवलप की थी, जो कि अल्टीमेटली विजुअल इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए राइटिंग और रीडिंग के लिए टैक्टिक होती है, एक पैटर्न होता है रेज्ड डॉट्स का। क्लियर है? यहाँ पर लुइस ब्रेल इस तरीके से ए बी सी, इस तरीके से ये सारे सारे वर्णमाला के आपको अल्फाबेटिकल ब्रेल देखने को मिलेगा। क्लियर है? 2020 में लैंग्वेज इसकी थीम यहाँ पर थी, 2020 में लैंग्वेज ऑफ ब्लाइंड, 2021 में इम्पैक्ट ऑफ ब्रेल डेली लाइव्स, 2022 में, 2023 में, 2024 में। तो 2025 की यहाँ पर कौन सी थीम होने वाली है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। क्लियर है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर बैच में है, पेड बैच में है, वो सब यहाँ पर जो है कॉपी में लिख के उसका रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से इस बार की थीम यहाँ पर सामने सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड। क्लियर है? की एक्टिविटी यहाँ पर कब शुरू किया गया, कॉन्टेक्स्ट क्या है, 1809 में, और 1852 तक यहाँ पर ये रहे लुइस ब्रेल। इन्होंने इसको जो है एक तरीके से क्या किया, स्टार्ट किया था। 4 तारीख को हम लोग बनाते हैं, ओकेजन क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए, स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लॉन्च करी है यहाँ पर 4 जनवरी को, जो कि NIEPVD सेलिब्रेशन में बुक रिलीज किया है, एजुकेशन पे फोकस करने को कहा है। इस बार की थीम यहाँ पर ये होने वाली है, स्पेशली जो है लुइस ब्रेल पे यहाँ पर ब्रेल इनोवेशन टैक्टिस कोड 2018 में ही इसको जो है रिकॉग्निशन मिला था। ये आपके सामने डिटेल है थीम इस बार की। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली के अंदर ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए, ब्रेल के इंपॉर्टेंस के लिए। जनरल सेक्रेटरी के रुंगता ने एम्फोसिस किया है जो ब्रेल टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए। अभी आप देख सकते हो कि रेलवेज में आप इवन बोगियों में देखते होगे, आप अलग अलग डिपार्टमेंट में देखते होगे कि यहाँ सब जगह पे है, एक तरीके से नोटिफाई कर दिया जाता है ब्रेल्स को, ताकि वहां पर जो है उन लोगों को भी यहाँ पर वो यूज कर सके, उन दीवारों पे उसको टच करके, उन उस पेपर पर उसको टच करके वो यहाँ पर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट फील कर सके, और वो पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ सके। समझ में आया? चलिए, हिस्ट्री यहाँ पर आपके सामने दी हुई है, इसको इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं। इसका शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट करके 4 जनवरी को किया गया था 2018 में, ऑनर ऑफ द लुइस ब्रेल को लेकर। ठीक है, जिन्होंने विजुअली इंपेयर्ड होते हुए भी बहुत सारी सक्सेस पाई और नई तरह की एक ब्रेल लिपि का इजाद किया। ठीक है, उसके अलावा रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पे देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की यहाँ पर बात करी जाए, जिन्होंने 216 जयंत एक तरीके से बर्थ को यहाँ पर बनाया है, बर्थडे को मनाया है यहाँ पर लुइस ब्रेल के, और यहीं पर बुक रिलीज करी गई है। इस बुक का नाम क्या है, स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड, जो कि बाय राजेश अग्रवाल, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को लेकर यहाँ पर बात करी गई है। क्लियर है? डिटेल हम लोगों ने बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात कर लेते हैं, DSIR। ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर का है, लेकिन फिर लास्ट ईयर का नहीं, इसी साल का है। ठीक है, फाउंडेशन डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, कौन सा भाई, 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को लेकर यहाँ पर बात करी जा रही है, जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यहाँ पर ये मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातों पे, इनोवेशंस पे, इंडिया में इंडस्ट्रियल रिसर्च कैसे बढ़े आगे, उसको लेकर विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम को यहाँ पर लॉन्च करने की बात करी है। आई होप दिस म्यूजिक इसका एस्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ, तो 40th इस बार का यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया इसका फाउंडेशन डे, 40th फाउंडेशन डे।
ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रीज रिसर्च। यहाँ पर आप जूम करके देख सकते हैं। चलिए जूम कर लेते हैं आपके लिए, इत्मीनान से आप देखिए यहाँ पे। इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज प्रमोशन यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ पैरासिटामोल, यहाँ पर इस बार बात करी गई है CSIR के द्वारा, क्योंकि जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, 70% से ज्यादा एपीआई जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और क्रिटिकल मेडिसिन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं, वहां पे 90% हम एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब वो इंग्रेडिएंट, उससे ही आपका जो है कोई दवा बनेगी। समझ में आया? वो अलग है, क्योंकि आफ्टर कोविड जब एपीआई बहुत महंगे किए जा चुके थे चाइना के द्वारा, तो हमने भी अपने यहाँ पर सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे पीएलआई स्कीम के तहत इंडिया में हम लोग यहाँ पर एपीआई का फाउंडेशन करने का फोकस कर रहे हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। की प्रोग्राम यहाँ पर बात करी जाए, जैसे कि प्रिज्म, पेस, A2K+। चलिए डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो फाउंडेशन कब किया गया? यहाँ पर 4 जनवरी 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। मैंडेट क्या है? DSIR का मैंडेट है भैया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम लोग को डेवलप करनी है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, ट्रांसफर करना है, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर और आगे बढ़ाना है, विमेन सेंट्रिक फोकस करना है। यहाँ पर रिसेंटली अचीवमेंट यहाँ पर किया गया, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मेंशन किया गया बायोटेक्नोलॉजी में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, लाइक चंद्रयान 3, आदित्य मिशन, एक्सपोसेट, ठीक है। और इंडिजिनसली यहाँ पर ड्रग की यहाँ पर बात करी जा रही है सीएसआई के द्वारा, कि इंडिया अब यहाँ पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी आगे बढ़े। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। प्रिज्म में यहाँ पर क्या है? प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड एमएसएमईज, पेस पेटेंट एक्विजिशन एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सपोर्टिंग द पेटेंट, जो भी पेटेंट यहाँ पर किए जाते हैं उसको लेकर यहाँ बात चल रही है। उसके अलावा CRDTH, कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको पता होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये मैं पढ़ा के आ चुका हूं आपको, ठीक है। ये क्या है ये आप मुझे बताओगे, क्योंकि जब हम पेटेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत एक जगह लाने की बात करी है, तो ये इसमें हेल्प मिलेगा। क्लियर है? A2 के एक्सेस टू नॉलेज फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो CSIR के बारे में बात करने वाला है। तो इस साल हम लोगों ने यहाँ पर 40th फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया है, किसका? डिपार्टमेंट ऑफ, अभी मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 5 जनवरी को यहाँ पर मनाया गया। लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम खुद की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ में क्या बनाए भैया? पैरासिटामोल डेवलप करें। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है, जिसने व्यापक रूप से यहाँ पर पैरासिटामोल के बारे में यहाँ पर, जो कि एक तरीके से क्या है भाई, हाई फीवर पेन रिलीवर के रूप में, रिड्यूसर के रूप में आपको, फीवर रिड्यूसर के रूप में आपको देखने को मिलती है, ज्वर निवारक के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो 5 जनवरी 2025 को यहाँ पर वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 40वां संस्थापना दिवस में यहाँ पर फोकस किया गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग यहाँ पर क्या बनाए? खुद का पैरासिटामोल टेक्नोलॉजी डेवलप करें। बोलिए, क्लियर है? यहाँ पर अगर बात करी जाए, यूटिलाइज कहाँ से किया जाए? कर्नाटका बेस्ड सत्यादीप्ता फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके अलावा रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाए। 47 सक्सेसफुल ट्रांसफर यहाँ पर किया गया लघु लघु उद्योग भारतीय 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप एपीआई की टेक्नोलॉजी यहाँ पर देख सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बिना पर आप ड्रग नहीं बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, पेन रिलीफ, हाई फीवर, रेगुलेटरी अथॉरिटी यहाँ पर DAFT यहाँ पर 2020 में देखने को मिलेगा। अप्रूवल दिया जाता है एक्सपोर्ट्स के लिए, तब इसको मंगाया जाता है। बोलिए, आवाज आ रही है? आई थिंक आ रही है, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, 60% जो एपीआई है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं आज भी। और क्रिटिकली अगर आप बात कर ले, क्रिटिकली ड्रग जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, उसमें तो 90% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जरा एपीआई के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। दुनिया भर में अगर बात करोगे, इंडिया यहाँ पर देखो
ये 2019 का डेटा है, रिसेंटली डेटा आया नहीं है, इसलिए मैं पुराना डेटा ले रहा हूँ। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द ऑल ड्रग इन कंट्रीज रीजन अगर बात करें 2019 में 13% यहाँ पर ये बना रहा है, ईयू 26% बना रहा है, 18% इंडिया बना रहा है। देखो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब की बात कर लो तो इंडिया सबसे आगे, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है दोस्त? वो तो चाइना से आ रहा है ना। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकंड। स्टार्ट किया जाए। हाँ एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा लैग आया, सो इस वजह से थोड़ा सा हुआ है, कोई बात नहीं। सर रिकनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। चलिए आई होप स्क्रीन शो रहा होगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा आपसे, ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पर आपसे बात करी एपीआई को लेकर, ठीक है। तो चलिए जरा ज़ूम करके यहाँ पे देख लेते हैं। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर एक्टिव कंपोनेंट इन ड्रग दैट प्रोवाइड थेरेप्यूटिकल इफेक्ट। दे डिफर फ्रॉम द exceptions which are inactive substance aiding in the drug formula। अभी यहाँ पर देखो 70% रिसोर्स किया सोर्स किया जा रहा है चाइना से, क्रिटिकल केस में तो 90% मंगा रहे हैं, ठीक है। कोविड 19 में वर्सन सप्लाई हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने यहाँ बल्क ड्रग पार्क यहाँ पे बनाने की बात कही, आपको पता होगा बहुत सारे मेडिसिन पार्क आपके बनाए गए हैं, ठीक है। 3 पार्क गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे डेवलप किए गए 1000 करोड़ के साथ में, ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया पीएलआई को लेकर 2020 में यहाँ पे शुरू किया गया था, और इसमें इंसेंटिव किया जा रहा है 4% से 6% कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे डेवलप किया जाए, और भारत के अंदर 53 लाइफ सेविंग ड्रग्स को 6 साल के अंदर हम लोग पूरा सेल्फ डिपेंडेंटली यहाँ पर आत्मनिर्भर तरीके से बना सके, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को यहाँ पर 500 करोड़ आउटले के साथ में यहाँ पर जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज के थ्रू डेवलप किया जा रहा है। फाइनेंस असिस्टेंस यहाँ पर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। चैलेंजेस क्या है? ऑब्वियसली बात है, इंडिया के अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, ये इशू है, ठीक है ना। इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा जीडीपी का। तो क्वेश्चन बताओ मुझे, जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग यहाँ पर करंट डेट में खर्च कर रहे हैं? जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग यहाँ पे आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहे होते हैं, नवाचार में खर्च कर रहे होते हैं, इनोवेशन में खर्च कर रहे होते हैं? बोलिए, समझ में आया? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बैकग्राउंड में आप पैरासिटामोल के बारे में जानकारी देख सकते हैं, इत्मीनान से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। कर्नाटका बेस्ड कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी? कर्नाटका बेस्ड सत्यादीप्ता फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा। नाम ध्यान रख लेना, फिर बोलोगे सर ने बताया नहीं था, ठीक है। फाउंडेशन डे में यहाँ पर
10 डेज 10 टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर ब्रिंग किया जा रहा है, लाया जा रहा है। अगली बात यहाँ पर करी जाए तो चलिए नेक्स्ट आज 5 से 6 के करंट अफेयर भी हम लोग देखेंगे, पर डे के बारे में बात करेंगे। नई जनरेशंस अभी के बारे में आ चुकी है, जनरेशन बीटा। अभी तक आपने आपने पढ़ा होगा जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, ठीक है, जनरेशन जेड, अल्फा, मिलेनियल, ठीक है, ये सारे वर्ड हम लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, जेन जी, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे हम लोग आज। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है नई बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूशन, CARI, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूशन, रोहिणी, दिल्ली के अंदर। क्लियर हुआ? अब इसके थ्रू क्या भाई, आयुर्वेदा आयुष को बढ़ाने के लिए व्यापक सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, व्यापक तरीके से अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। The initiative is a part of a government broader strategies to promote the traditional Indian medicine, particularly into the Ayurveda and the आयुष। ठीक है, तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, उसके मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था CSI, यहाँ पे CARI का, ठीक है, सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको 1979 में स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1979 में। दिस इज अ बिग लैप इन द आयुर्वेदा, ठीक है, नया फाउंडिंग स्टोन यहाँ पर अल्टीमेटली यहाँ पर डाला गया है। स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे इसको बनाया जाएगा। इसके अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 187 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। 2.92 एकर्स की जमीन पे बनाया जाएगा। 10 बेड की फैसिलिटी यहाँ पर बनाई जाएगी और ट्रेडिशनल मेडिसिन से और नए डायग्नोस्टिक एरिया से यहाँ पर थेरेपी या ट्रीटमेंट किया जाएगा। आयुष वीजा इंट्रोड्यूस किया चुका है ताकि मेडिकल टूरिज्म यहाँ पर इंडिया में किया जाए, ताकि जिससे को भी यहाँ पर आयुष, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 30 महीने में एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके कंप्लीशन पर, ठीक है। चलिए, अभी रिसेंटली यहाँ पर हम लोगों ने, ठीक है, कौन सा स्टेट इसने आयुष, ठीक है, आयुष पॉलिसी लॉन्च किया? उत्तराखंड। योगा पॉलिसी लेके आने वाला है उत्तराखंड, ठीक है ना। UCC को भी लेकर आने वाला है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली हैं, ठीक है। चलिए अगली बात देख लेते हैं। यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया गया, इसमें ये काम किया गया, पंचकुला और यहाँ पर जो है लीच थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी, ठीक है, चार सूत्र विधि जिसको बोला जाता है, तो ये सब सारी चीजें की जा रही है। आयुष 100 कंट्री को यहाँ पे, अच्छा, आयुष के द्वारा 5 कंट्रीज के डेलीगेट्स को इंडिया बुलाया जा रहा है यहाँ पे आयुष स्टडी के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंडिया के लिए यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज भी किया है। क्लियर है? प्रताप राव जाधव ने अपना स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है आयुष को लेकर। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बात कर रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक्सपेंड किया है रायतु भरोसा स्कीम, जो कि एक तरीके से सभी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए द फाइनेंशियल असिस्टेंट DBT के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा दिया जाना था, उसको लेकर यहाँ पर पैसे अनाउंस किए गए, जिससे के तहत 70 लाख किसानों को सालाना 12,000 पर एकड़ यहाँ पर दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 12,000 पर एकड़ दिया जाएगा। पहले एक्चुअली जो है इसको जो शुरू किया गया था अभी रिसेंटली, वो 7,500, जो पहले 10,000 था इसको घटा दिया गया था, 7,500 किया गया था। इसको लेकर फिर जो है ऑपोजिशन और फिर यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिविटी फैलने लगी इस स्कीम को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, जो उस समय यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मुझे बताना सीएम कौन है, गवर्नर कौन है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको गवर्नमेंट ने चेंज किया और उसको 12,000 पर एकड़ किया है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो एक तरीके से यहाँ पर मैप भी देख सकते हो। ये आपका, ये वाला रीजन आपका तेलंगाना है, ठीक है, ये रीजन आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। दिस वन इज आंध्र प्रदेश एंड दिस वन इज तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पर आपका हैदराबाद, नलकोंडा, इस तरीके से बहुत सारे आपको, निजामाबाद, ये सारे, अलीबाबाद, ये सारे आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो रायतू भरोसा स्कीम है, 12,000 पर एकड़ एनुअली दिया जाएगा। यहाँ पे 70 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। अराउंड संक्रांति के फेस्टिवल के अराउंड इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 30,000 करोड़ रुपए मार्केट से इसके लिए लिए जाएंगे, बोरोइंग उठाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके लिए ओवरसाइट अथॉरिटी आपको होने वाले हैं, देखने वाले हैं। क्लियर है? ये सारी स्कीम हम लोग बात कर चुके हैं डिटेल में। तो ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, ठीक है।
5 जनवरी से 7 जनवरी यहाँ पर ग्राम शेड्यूल में यहाँ पर एलिजिबल किसानों को क्या किया जाएगा, उसका एप्लीकेशन डेटा कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए अभी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या-क्या मार्केट से बोरो किए जाएंगे। और जो सीएम है उन्होंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था? श्री चंद्रबाबू नायडू जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1990 में, 1999 में सबसे पहले। ठीक है ना, तो ये तब से स्कीम चली आ रही है। क्लियर है, बोलो हाँ है ना? बहुत पुरानी स्कीम है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा सभी लोग। समझ में आ रहा है सभी को? वर्ल्ड बर्ड डे अभी जैसे मैं आपको पढ़ा के आया हूँ भाई। हम लोग 4 तारीख को तो क्या मनाते हैं, 4 को हम लोग मनाते हैं ब्रेल डे, याद आया? 5 को क्या मनाएंगे हम लोग? 5 को मनाएंगे हम लोग वर्ल्ड सॉरी नेशनल बर्ड डे, जो एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है वार्षिक रूप में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि यहाँ पर उनके संरक्षण के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनको कंजर्वेशन किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर जो है इस दिन को कमेमोरेट या फिर याद किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 2002 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एविएशन वेलफेयर कोएलिशन के द्वारा यहाँ पर अल्टीमेटली बात कर ली जाए, दिस डे हाईलाइट द अर्जेंट नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड हैबिटेट। अगर बर्ड नहीं होंगे, बीज नहीं होंगे, तो पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझिए, जितना हम आज की डेट में हम खाद्यान्न की बात करते हैं, हम यहाँ पर फूड ग्रेन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी नहीं होगा, जंगल भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हर एनवायरमेंट के अंदर हर एक जंतु की चाहे आप उसमें आप एल्गी ले लीजिए, उसमें आप फंगस ले लीजिए, उसमें आप प्लांट ले लीजिए, उसमें आप अर्थवर्म ले लीजिए, बैक्टीरिया ले लीजिए, सबका अपना-अपना रोल है। अगर हम किसी को भी डिस्टर्ब करते हैं तो उसका एक बहुत ड्रास्टिक रोल, बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट आपको जो है इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना? चलिए, तो 2000 फिर 5 रेज अवेयरनेस अबाउट द बर्ड कंजर्वेशन, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, इलीगल ट्रेड जो किया जाता है। इंडिया में जो फिगर थे जिन्होंने बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली साहब। ठीक है, तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? सलीम अली नेशनल पार्क, एक होता है नेशनल पार्क और एक है बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पे है आप मुझे यहाँ पर बताओगे। क्लियर है? तो बर्ड का इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपसे डिस्कस किया एज अ स्कैवेंजर्स। ठीक है, गिद्ध की अगर बात की जाए यहाँ पे, ठीक है, प्रे, वो तो भाई स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब 2002 में इसको यहाँ पे, ठीक है, शुरू किया गया था। आप यहाँ पर जूम करके देख सकते हैं फिनांस। ठीक है, नेशनल बर्ड डे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार की थीम अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रोटेक्टिंग आवर बर्ड, प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर। 2002 से शुरू किया गया है, 20th सेंचुरी। थ्रेट क्या है भैया? हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हंटिंग, मीट, वेदर के लिए, इलीगल पेट ट्रेडिंग और क्लाइमेट चेंज। इंडिया में अगर हम जब बात करते हैं तो नेशनल बर्ड जो है हमारा, वो आपको देखने को मिलता है क्या? वो है पावो क्रिस्टाटा मोर। ठीक है, पीकॉक देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर पावो क्रिस्टाटा के नाम से जानते हैं। क्लियर है, बोलो हाँ या ना? बर्डमैन ऑफ इंडिया जो नोटेबल कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं, सलीम अली। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम्स रिलेटेड, हेल्दियर अर्थ से रिलेटेड, कॉल एक्शन से रिलेटेड, ये सारे इकोसिस्टम में बात करी जा रही है। इंपॉर्टेंट डे पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पहले, ये सब, तो आप इत्मीनान से इसको जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, इस बात को मैं फिर से क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगा। क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है जनवरी जो भी करंट चल रहा है उसका करंट यहाँ पर आप जो है डेज एंड थीम्स को कवर अप कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, इंडिया सेलिब्रेट जनरेशन बीटा। अभी मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अल्टीमेटली जनरेशन बीटा का कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो कि 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाले सभी बच्चों को यहाँ पर काउंट किया जाएगा एज अ जनरेशन बीटा। इंडिया के अंदर फ्रैंकली रमेरुतिका जादेंग यहाँ पर जो है, जो कि एजवाल मिजोरम में जन्मी बच्ची हैं, उनका पहली बार यहाँ पर अल्टीमेटली जो है बात करी जा रही है। क्लियर है? बेबी जन्मा, बच्ची बच्ची अभी जेंडर तो क्या ही करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। क्लियर है? 12 बज के 3 मिनट इनका जन्म हुआ है, 3 किलो के ये हैं, फर्स्ट चाइल्ड है इस जनरेशन के, इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड का तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में यहाँ पर है। क्लियर है? 2025 से लेकर 2000, ठीक है, 29 तक आपको यहाँ पर 39 तक देखने को मिलेंगे जनरेशन बीटा। तो ये जनरेशन बीटा, अभी देखो लॉस्ट जनरेशन हम लोग कहते हैं 1883 से 1900 में जो जन्मे हैं। ग्रेटेस्ट जनरेशन यहाँ पर कहते हैं 1901 से जन्मे हुए 1927 तक, साइलेंट, फिर बेबी बूमर, फिर जनरेशन एक्स 65 से 80,
मिलीनियल 81 से 96, जनरेशन जेड आपको देखने को मिलते हैं 97 से 2012, जनरेशन अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद नेक्स्ट आने वाला है डेल्टा। ठीक है, 25 से लेके 39 तक आपका क्या चलेगा, बीटा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या चलेगा, डेल्टा। ठीक है, तब तक देखते हैं कौन रहता है कौन नहीं रहता है। ठीक है जोक्स अपार्ट। तो ये सारी बातें हैं, ये इन बेबी का जन्म हुआ है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो कब हुआ है, क्या हुआ, उनका नाम क्या है, ये आपसे हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जरूर याद कर लेना, आइजवाल मिजोरम। ठीक है, और कब से कब तक ये मनाया जाता है, मतलब माना जाएगा कि जनरेशन बीटा किसको दिया गया है, 25 से लेके 29 में, 2025 से लेके 2039, सॉरी 29 बोला मैं, 39 तक जन्मे सभी बच्चों को यहाँ पर जो है कहा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्वियस टेक्नोलॉजी फ्लुएंसी होगी, ऑब्वियसली अब जन्म लेने वाले जितने भी आने वाले होंगे वाले बच्चे होंगे, उनमें टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा बेटर अवेयरनेस होगी। ठीक है, और एनवायरमेंट को लेकर ज्यादा वो कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये डिटेल में आपके सामने नाम है, यहाँ पर ये, हाँ, टर्म किसने दिया, मार्क मैक्क्रिंडल ने दिया है, यहाँ पे मार्क मैक्क्रिंडल ने यहाँ पे ये टर्म दिया है। तो टर्म किसके द्वारा, इसके बाद में अगर बात करोगे यहाँ पर अभी की डेट में 25 तक चलने वाले अल्फा, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा, बीटा, डेल्टा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्लियर है, 2010 से 2024 अल्फा, 2025 से 2039 तक बीटा, उसके बाद फ्यूचर में आने वाली। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे एआई और उसको इनका एडवांटेज होगा, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ एडवांटेज थोड़ा बहुत वहां पर होगा, फिजिकल वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड को ब्लेंड कर पाएंगे ये, स्टेम टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल थिंकिंग, एडेप्टेशन ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस, उसको यहाँ पर ये फोकस कर पाएंगे। तो ये सारी सारी बातें आपके सामने दिखाई दे रही है, अल्फा बीटा जनरेशन जेड मिलीनियल्स, ये सारी बातें यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कशन करी विद डिटेल। एचडीएफसी लार्जेस्ट इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और आपको पता है सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड भी इसी ने ही, ठीक है, बेचे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे है एसबीआई, पता है ना, हम लोग बात कर चुके हैं पहले इस पे। थर्ड पे आईसीआईसीआई। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए एचडीएफसी, ये मैं दिसंबर के करंट अफेयर में डिस्कशन कर चुका हूँ आपसे। ठीक है, आप वहां के करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है भाई, एचडीएफसी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया में रिसीव आरबीआई का अप्रूवल इनको मिल चुका है। किस चीज को लेकर, आरबीआई ने यहाँ पर अप्रूवल कर दिया है कि कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था, उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कितना परसेंट एक्वायर कर सकते हैं, कितना परसेंट, 9.5% तक का एक्वायरेशन यहाँ पर ये कर सकते हैं। क्लियर है, तो अब एच डी एफ सी बैंक 9.5% का एक तरीके से एक्वायर करने वाला है इन बैंकों में, आपका कोटक महिंद्रा, एयू स्मॉल फाइनेंस और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आरबीआई ने इसको अप्रूवल कर दिया है। ठीक है, पहले एचडीएफसी बैंक अलग हुआ करता था, आपको पता होगा, एचडीएफसी बैंक अलग हुआ करता था, एचडीएफसी होम लोन्स अलग हुआ करता था। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हेन, कब इनको ज्वाइन किया गया, पहली चीज, किस ईयर में कंबाइन किया गया। ठीक है, दूसरी चीज, जोड़ने के बाद में टोटल इनका वैल्यूएशन कितना हुआ। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, तो आरबीआई ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। तो नेक्स्ट, अंटिल कब तक करना है, 2 जनवरी 2026 तक करना है, अप टू यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर बात करी जा रही है 9.5% तक। ठीक है, और लास्ट जनवरी में ही आपको पता होगा, जनवरी 2000, अभी देखो मैं आपके क्वेश्चन भी लेके आता हूँ, फिर उस पर आंसर भी बता देता हूँ मैं। एचडीएफसी जुलाई 2023 में दोनों मर्ज कर गए थे, एचडीएफसी और उसकी पैरेंट लोन कंपनी। तो टोटल डिपॉजिट इस समय ये था, टोटल एडवांटेज यहाँ पर, एडवांस यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। कोटक महिंद्रा में अशोक वासवानी है। ठीक है, और हेडक्वार्टर अगर बात करो एयू स्मॉल फाइनेंस की, तो वो जयपुर में है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में यहाँ पर आपको जलंधर देखने को मिलती है। क्लियर है, तो ये कोटक महिंद्रा में अगर बात कर ली जाए, तो उदय गोयल ने इसको फाउंडर किया था, 2003 में ये बना था। अशोक वासवानी इसके सीईओ है, हेडक्वार्टर दिल्ली, सॉरी मुंबई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस में 1996 में इसको बनाया गया है। राज विकास वर्मा यहाँ पर जो है आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, सीईओ संजय अग्रवाल, और हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान।
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और इसके लिए जो कमिटी आई थी उसका नाम था उषा थोराट कमेटी, उषा थोराट कमेटी। क्लियर है? और पैरेलली स्मॉल फाइनेंस बैंक ये तो हो गया। पैरेलली जो आपके पेमेंट्स बैंक थे उसके लिए आया था नचिकेत मोर कमेटी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर में मैंने सारे के सारे पेमेंट्स बैंक और सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक पे डिटेल डिस्कशन किया है। आप उस वीडियो को जाके उन क्वेश्चंस को जाके इत्मीनान से देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस कुछ वीडियोस के। ठीक है, तो मदान गोपाल शर्मा, सर्वजीत सिंह समरा, हेडक्वार्टर जलंधर, पंजाब। ये आपके सामने है डिटेल, आप यहाँ पे इत्मीनान से रुक के ये इन्फोग्राफिक्स दो। ये इन्फोग्राफिक्स क्यों देता हूँ मैं, डिटेल ये भी देता हूँ और ये भी देता हूँ, उसका रीजन है लास्ट टाइम जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होगे उस समय आप इतना डिटेल पढ़ने से बेटर है इस तरह के इन्फोग्राफिक्स को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो इत्मीनान से। समझ में आया? ठीक है। वरुण तोमर 67 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में हुई है, जहां पर डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में हुई है। ये दो हुए हैं, एक एमपी में हुआ है जो कि आपका दिसंबर में पहले ही निपट चुका था। ठीक है, हाँ, और ये जो चला है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में चला है। समझ में आया? तो 67 Tarun Tomar, shooter from Indian Army, gained recognition on outstanding performance on the 67th National Shooting Championship held in the New Delhi. समझ में आया? इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है मेंस 10 एयर पिस्टल में और मेंस जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल में यहाँ पर जीता है। क्लियर? इनके टीममेट प्रद्युमन सिंह जिन्होंने सिल्वर जीता सीनियर कैटेगरी में, ब्रॉन्ज इन जूनियर कैटेगरी में। क्लियर है? बोलो हाँ ना। वाइल आकाश भारद्वाज जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है सीनियर इवेंट में। सारी सारी बातें बता दी मैंने डिटेल में। देखो एक ही क्वेश्चन में आप देखो ट्राई करता हूं मैं, एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हैं। आपको 67 भी मिल रहा है, कहाँ पे इसके पहले का गेम हुआ है, अभी रिसेंटली हेडक्वार्टर कहाँ पे हुआ है, ये कौन सा गेम है, वरुण तोमर कौन है ये भी है, सिल्वर कौन है, आपका ब्रॉन्ज कौन है वो भी मिल जा रहा है एक ही क्वेश्चन में। यही होता है 360 व्यू। ठीक है, जिसपे हम लोग यहाँ पे जीएस जीए विद संजय सर टेलीग्राम यहाँ पर यूट्यूब चैनल में हम लोग फोकस कर रहे होते हैं, करंट अफेयर में लोग फोकस कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो आपको यदि जीएस के एसएससी से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस वो पढ़ना हो, चाहे जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जिसके बैच चल रहे हैं अभी, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ भी चुके हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपके पेड बैच में जो जुड़ना चाहते हैं वो फ्लैश हुए नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जीएस जीए संजय सर टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रमोशन पीरियड खत्म, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हरियाणा ने 23 गोल्ड जीते हैं, राजस्थान ने 22 गोल्ड, महाराष्ट्र ने 13 गोल्ड यहाँ पर जीते हैं। 67th नेशनल हुआ है, दिल्ली में हुआ है, 24 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी। मैंने कहा था ना जो दिल्ली में गेम हुए वो जनवरी के बीच में हुए हैं और जो भोपाल में वो दिसंबर में ही निपट गए थे। क्लियर है? ठीक है। वरुण तोमर सुरुचि वुमेन में जीते हैं। उसके अलावा भावतेंग सिंह भिल मेंस किड सीनियर, गनीमत शेखन वुमेन में यहाँ पे जीते हैं। हरियाणा ने, राजस्थान ने और फिर महाराष्ट्र ने, ये आपका मेडल टैली आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसमें मैं आपको फिर से एक वेन्यू और दिखा देता हूँ। यहाँ पे जूम करोगे बैकग्राउंड में यहाँ पे देखने को मिलेगा एमपी स्टेट शूटिंग एकेडमी, एमपी में भी हुआ है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। जो एमपी में हुआ है वो दिसंबर के पहले ही वो समापन हो गया था और जो दिल्ली में हुआ है वो जनवरी 5 को कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? टोटल सिल्वर, टोटल गोल्ड, टोटल ब्रॉन्ज आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं। जूम करके यहाँ पे इत्मीनान से आप इसको पढ़ सकते हैं, कौन कौन प्लेयर थे, कहाँ कहाँ पे हुआ है, कितने कितने ने जीता। ये इन्फोग्राफिक्स आपको लास्ट में बहुत काम देंगे। क्लियर है? रिवीजन पर्पज पे ये भी आपको डेटा है ताकि जिस बच्चे को, जिस लोगों को इस लैंग्वेज में समझ में आता है तो इस तरीके से, जिसको इन्फोग्राफिक्स में समझ में आता है उसको इन्फोग्राफिक्स में, दोनों तरह के यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पर बात की जाए, पॉवर्टी में स्लाइटली डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसबीआई की रिसेंटली स्टडीज में, रिसर्च रिपोर्ट में यहाँ पर देखने को मिला है कि रूरल पॉवर्टी जो है वो
4.86% से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में गिरी है, क्योंकि 2011-12 में 25.7% थी रूरल पॉवर्टी। वहीं पर अगर हम बात कर लें सेम पीरियड में अर्बन पॉवर्टी की बात करते हैं तो वो आपको 13.7 से गिरकर, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी, ठीक है। 2011-12, 2023-24, क्लियर है, बोलो है ना, ठीक है। उस समय जो यहाँ पर रूरल पॉवर्टी थी वो 25.7% थी, जो कि गिर के अभी की डेट में 4.86% हो गई है। वहीं पे अर्बन पॉवर्टी यहाँ पर 13.7%, मतलब शहरों में जो गरीबी का स्तर था, जो पॉवर्टी रेट था, वो यहाँ पर कम हुआ है, और गांव में, ग्रामीण इलाकों में भी यहाँ पर जो है पॉवर्टी का यहाँ पर रेट कम हुआ है। क्लियर है, बोलो है ना, विद डिटेल सारी बातें। तो ये आपको सामने प्रॉपर डिटेल दिखाई दे रहा होगा। गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स थे जिसके थ्रू ये कंप्लीट हो पाया, ये संपन्न हो पाया, जरा देखते हैं हम लोग। तो वो इनिशिएटिव्स थे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल में नए पॉवर्टी लाइन यहाँ पर अल्टीमेटली बनाई गई है, जो कि यहाँ पर 1632 और अर्बन में 1944 रुपए खर्च कर सकता है, उसको यहाँ पर कैप दिया गया है, ठीक है। फ्यूचर में प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ये मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है, कुछ एक पिछले करंट अफेयर में, कि करंटली इंडिया में 4 to 4.5% यहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलती है। क्लियर है, बोलो है ना। तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था आपसे लास्ट वीडियो में, ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि करंटली इंडिया की जीडीपी जो है वो कितनी है, यहाँ पर 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हमारी जीडीपी है, ठीक है। पॉवर्टी रेट हमारा 4 से 4.5% चल रहा है, और टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है वो अप्रोक्सीमेटली 145 करोड़ की यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्लियर है। तो ये तीनों डेटा आपको मैंने यहाँ पर बता दिए, आप इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होने वाले हैं यहाँ पर। 12 साल में कितनी पॉवर्टी कम की है, यहाँ पर ये एक्चुअली गवर्नमेंट अपना अचीवमेंट बता रही है, ठीक है। चलिए, 12 साल में अर्बन पॉवर्टी रेट और रूरल पॉवर्टी रेट दोनों में यहाँ पर आपको ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिल रही है। क्लियर है। ये डेटा माय गवर्नमेंट, जो आपका मेरी सरकार रिलेटेड ये इन्फोग्राफिक्स शेयर किए जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे डेटा बना के मैं शेयर करता हूँ, तो कर्टसी उनको दी जाएगी। क्लियर है। ये है न्यूज़पेपर, अगर बात की ले जाए तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें लेके आता हूँ, यहाँ पर बात करो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्सट्रीमली मिनिमम किया गया रिसर्च आया, किसी वजह से डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से यहाँ पर किया गया है, तो ये जो कमी आई है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर बात कर ली जाए, यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, तो ऑब्जर्वेशन जो किया गया है वो नीति आयोग के सीईओ यहाँ पर बीवीआर सुब्रमण्यम, जो देखो मैंने अभी आपको बताया कि नीति आयोग जो है उसमें सुमन के बैरी चेयरपर्सन है, सुमन के बैरी, और जो सीईओ यहाँ पर जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, डेप्यूटी चेयरपर्सन है सुमन की बैरी, चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, ठीक है, कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। क्लियर है। तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है उन्होंने फरवरी में इस साल यहाँ पर जो है रिजल्ट को अनाउंस किया है। पॉवर्टी की अगर बात करी जाए इंडिया में, जो 5% से रिड्यूस करना था, एक थ्रेशोल्ड यहाँ पर पॉवर्टी का बनाया हुआ 2009 की तेंदुलकर कमेटी ने यहाँ उसके रिकमेंडेशन पे यहाँ पर एक तरीके से थिंक टैंक ने काम करना शुरू किया, असेसमेंट को माना है। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बाकी आप डिटेल में इस न्यूज़पेपर को इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग इन्फोग्राफिक्स यूज करता हूँ मैं चीजों को आपको समझाने के लिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी यूज करता हूँ, न्यूज़पेपर भी बहुत जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है। बस इत्मीनान से जुड़े रहिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको यहाँ का कंटेंट अच्छा लग रहा है, द लेवल ऑफ कंटेंट जितना डीप यहाँ पे मैं जा रहा हूँ चीजों को समझाने को लेकर, आप एक बार नहीं समझोगे, 4 बार मैं चीजों को समझाऊंगा, 5 बार समझाऊंगा, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए, आपको कंटेंट समझ में आता है तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक। 2024 नवंबर का डेटा पॉवर्टी का अगर बात करोगे, तो परसेंटेज ऑफ लिविंग पॉवर्टी में कितने डॉलर, 3.20 डे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें जाए डिक्रीज करके 54% से 17% यहाँ पर पॉवर्टी में गिरावट देखने को मिली है।
ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी अगर बात देखोगे तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर बताई गई है, जो कि ड्रॉप हो चुकी है लास्ट डिकेड में। अगर बात करोगे बिहार, अगर बात करी जाए पॉवर्टी में सबसे हाईएस्ट जहाँ पर 2011-12 में थी, 2022-23 में यहाँ पर जो है वो घटी है। अगर देखो बिहार में भी 69.6% 2011-12 में थी, जो घट के 23.3% यहाँ पर रही है। रिफ्लेक्ट जो है सब्सिक्वेंटली डेटा को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। वेरियस मेजर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए थे। अब स्टेट वाइज अगर बात करें जाए, स्टेट वाइज लाइक अगर डिस्पैरिटी देखने को मिली है यहाँ पे, गोवा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर लो पॉवर्टी रेट आपको देखने को मिले। वहीं बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ यहाँ पर हाई पॉवर्टी लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अर्बन में और रूरल में इस तरीके से आपको 4% के आसपास ही दोनों में आपको अर्बन रूरल पॉवर्टी इंडेक्स देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इंडिया में पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन निकालता है भाई? नीति आयोग निकालता है। और इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? क्लियर है, बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो एक ये इन्फोग्राफिक्स आपके सामने दिया हुआ है, ये इसको आप डिटेल में इत्मीनान से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ये लो रेट में और हाई रेट में भी दिया हुआ है, यहाँ पे कितना डिक्रीज किया हुआ है पॉपुलेशन वाइज अगर देखोगे पर डे, तो ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया? चलिए, रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आईएनएस सुशील, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है रशिया से यहाँ पर जो है अल्टीमेटली बिल्ड करवाया है, लिया है। जो राजनाथ सिंह सर गए थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है, दिसंबर में। इंडियाज नेवीज लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस सुशील अराइव हो चुका है कहां पर? पोर्ट डाकर ऑफ द सेनेगल। ठीक है। और इसको अभी रिसेंटली अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया जाएगा। मैरीटाइम स्ट्रेंथ कॉर्पोरेशन को लेकर यहाँ पर बात कर जाए, सेलेगल्स के थ्रू यहाँ पर जो है मिलिट्री कॉर्पोरेशन और कल्चरल एंगेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर आईएनएस सुशील। क्लियर है। रिसेंटली आईएनएस तलवार क्लास फ्रिगेट आपको देखने को मिले, जनवरी में कमीशन होने वाले हैं। सारे नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। सूरत, नीलगिरी और वागशीर, ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले करंट अफेयर्स में। ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में जाके इत्मीनान से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अगर देखो नीलगिरी की बात कर ली जाए, तो ये क्या है? एक हमारा लीड शिप है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया फ्रिगेट शिप, स्टेल्थ शिप है, छुप सकती है। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन फाइनल शिप यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B के तहत यहाँ पर स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर यहाँ पर आईएनएस सूरत देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आईएनएस वागशीर जो है सिक्स्थ और फाइनल सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की देखने को मिलती है, जो कि नवल डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा 15 जनवरी को यहाँ पर जो है डिप्लॉय की जाएगी। समझ में आया? मैंने कहा था ना, जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है डिप्लॉयमेंट के लिए, नवल शिप्स के लिए। क्लियर है। तो कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एक्सरसाइज एक्चुअली मुझे आगे लगाना था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। तो इंदिरा एक्सरसाइज होती है किसके बीच में? इंडिया एंड रशिया के बीच में। डस्टलिंग होती है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में। समुद्र शक्ति होती है इंडिया इंडोनेशिया। कॉर्पोरेट इंडिया बांग्लादेश। स्नायु मैत्री इंडिया जापान। धर्मा गार्डियन इंडिया जापान। ठीक है। इंडिया म्यांमार नवल एक्सरसाइज IM नेक्स्ट इंडिया एंड म्यांमार। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। इक्विवेरिएंट इंडिया मालदीव्स। समुद्र लक्ष्मण इंडिया मालदीव्स। कजाकिस्तान इंडिया कजाकिस्तान। कजिंद जिसको बोलते हैं SITMEX, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज, फुल फॉर्म आ गया। विम्बेक्स वियतनाम इंडिया। ठीक है। नवल एक्सरसाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया USA जापान के मध्य आपको देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर है, क्वार्ट्स कंट्रीज के बीच में। गरुड़ा इंडिया फ्रांस। शक्ति इंडिया फ्रांस। और आपका वरुणा जो है इंडिया फ्रांस। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? तो ये मैंने एक्सरसाइज को रिवाइज करवा दिया आपको, किस किस से मध्य होती है। आप इसके साथ में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे 2024 में ये एक्सरसाइज कहां पर स्पेशली हुई है, और साथ साथ में प्लेसेस कहाँ पे हैं इसके। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? तो ये हम लोग डिटेल बात कर चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट लेने जा रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा एक्सरसाइज? पास एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। ज्वाइंट पेट्रोल में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो आने वाले समय में जब ये एक्सरसाइज पास एक्स होगी, तो उसमें भी डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा आपका। किस तरह की शिप है ये है आपका क्रिविक क्लास 3 तलवार क्लास की आपके यहाँ पर देखने को मिलती है।
रीजनल सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ पर इसको एक्चुअली लाया गया है आईएनएस सुशील। ठीक है। सेनेगल की बात करें तो ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको माली, ठीक है, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, इस तरीके से ग्विनिया, ठीक है, बुर्किना फासो, ये सारे कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, कंट्रीज का मैप दिखाई दे रहा है। यहीं पर छोटे से रूप में आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको आपको ये सेनेगल कंट्री दिखाई देगा। क्लियर है। तो मैप के साथ में सारी चीजें चल रही हैं, आपको इत्मीनान से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट में यहाँ पर पासेक्स एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये जा रहा है आईएनएस सुशील। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कशन किया। आईएनएस सुशील की कुछ स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तलवार क्लास का है, ब्रह्मोस मिसाइल एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज के साथ में ये इक्विप्ड हो सकता है, एडवांस वेपनरीज के साथ में ये इसको एडवांस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे डिवीजन का इनॉग्रेशन किया है। 1770 मतलब 17वां डिवीजन होने वाला है। 6th जो है वो नॉर्थ आपका नॉर्दर्न रेलवे में होने वाला है। क्लियर। जो कि ये डिवीजन है 742.1 किलोमीटर का होने वाला है। इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तेलंगाना और उड़ीसा में भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को खास करके रेलवे से रिलेटेड एक हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है, इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समझ में आया। कितना हुआ? 742.1 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो नॉर्दर्न रेलवे का ये ट्वीट, विकसित भारत मिशन, बारामूला, बानीहाल, काजीगढ़, रईसी, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सवालकोट और संगला दन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कटरा, ठीक है, बेलगाम और यहाँ पे बडगाम, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, माटेर, उधमपुर, तुषार महाजन, जम्मू तवी, पठानकोट और यहाँ पर बैजनाथ पंपरोला, ये जगहों को कनेक्ट करेगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। और अभी रिसेंटली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नए जेड टनल का भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे। तो आप उस टनल को क्या कहा जाएगा, क्या नेम है उसका, उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। क्लियर है। तो 6 जनवरी को यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसकी लेंथ कितनी है, कौन कौन से एरिया को जोड़ा जाएगा, बेनिफिट्स क्या हैं, टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जा रही है, और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर जो कि कहा है चारलपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन और रायगढ़ रेलवे डिवीजन, कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस तरफ न्यू दिल्ली देखने को मिलता है नॉर्दर्न जोन में, फिर नॉर्थ सेंट्रल जोन में आपको इलाहाबाद देखने को मिलता है। इस तरफ आप हाजीपुर में चले जाते हैं, कोलकाता चले जाते हैं, बिलासपुर आपको डिवीजन देखने को मिलता है, कोलकाता, फिर यहाँ सदर्न, फिर साउथ वेस्टर्न, हुबली, सिकंदराबाद, मुंबई वेस्टर्न, फिर जबलपुर, फिर मुंबई यहाँ पर, फिर इस तरीके से आपको अलग अलग गोरखपुर डिवीजन, अलग अलग तरह के डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है। ठीक है। बाकी रेलवे के जो बैच आएंगे उसमें मैं डिटेल में यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर्स और इसकी ट्रिक्स के साथ में बहुत सारी चीजें बताता हूँ। क्लियर है। तो उसके लिए भी नई चीजें शुरू की जा रही हैं। तो ये पठानकोट, ठीक है, भोगपुर, बाटला, पठानकोट से ये सारी सारी चीजें। अच्छा, इसको कहाँ से कार्व करके बनाया गया है नया जो जम्मू रेलवे डिवीजन है, इसको अगर बात करें फिरोजपुर डिवीजन से इसको कार्व करके बनाया गया। तो अभी पहले 19 थे, अभी कितने हो गए, यहाँ पर 20 हो गए टोटल। क्लियर। 742 के आसपास। फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कंप्राइजिंग नवल शिप एफ.एस. फॉर्बिन और एफ.एस. एल्जैक, ये करंटली इंडिया में विजिट कर रहे हैं सदर्न नवल कमांड, जो को कोची कहा जा रहा है, कोची केरला में। ठीक है, 2025 में ये आ चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि एक क्लेमेंसो यहाँ पर आपको 25 क्लेमेन शिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक मिलिट्री कॉपरेशन इंटरऑपरेबिलिटी इंडिया और फ्रांस के बीच में इंडियन ओशन में होने वाली है। ये 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में यहाँ पर रुकने वाले हैं। क्लियर है। क्लेमेंको, ये यहाँ पर दोनों के बीच में हैंडशेक और यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन के लिए हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है एक्सरसाइज
यहाँ पे ला पेरूस, जिसमें पार्टिसिपेट होने के लिए यहाँ पर एफएस फॉर्बिन और एफएस एलसेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिनका डॉक हुआ है अभी रिसेंटली सदर्न नवल कमांड कोची में। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। 9 तारीख 3 तारीख से लेकर आपको 9 तारीख तक यहाँ पर रुकते हुए देखने को मिल सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। इंडियन ओशन, ठीक है। अच्छा, रिकॉग्निशन क्यों है कि इंडियन यहाँ पर ये पार्ट है 2008 से यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस के बीच में 1998 से यहाँ पर चल रही है। 48 एक्सरसाइज यहाँ पर 42nd एनुअल एक्सरसाइज वरुणा होने वाली है, उसके बाद एक एक्सरसाइज पैसिफिक स्टीलर होने वाली है और यहाँ पर ला पेरूस होने वाली है। तो तीनों में यहाँ पे पार्टिसिपेट होंगे, इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर फ्रांस भी पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है। वरुणा में तो इंडिया और फ्रांस एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ला पेरूस में और भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर यूएसए और यूके भी पार्टिसिपेट करती है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो अलग अलग एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर इसको डॉप किया गया है। तो फिर से यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग एक्सरसाइज से रिलेटेड कौन कौन से एक्सरसाइज यहाँ पर है, इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बोलिए फटाफट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। करंटली कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर डिप्लॉय हैं, किस तरह का ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जिसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर नवल वेसल्स फ्लीट, कौन कौन सी आने वाली बायलेटरल एक्सरसाइज। आपका 42nd वरुणा एक्सरसाइज होने वाली है इंडिया और इसके बीच में। वरुणा 42nd, अभी मैंने आगे का भी आपको बता दिया। मैंने अभी आपको गरुड़ा और वरुणा दोनों बताया था ना। गरुड़ा एक्चुअली किसके लिए है, एयरफोर्स के लिए है। वरुणा जो है, ठीक है, वो इंडियन नेवी के लिए आपको देखने को मिलती है। क्लियर है, बोलो है ना। ठीक है। 42nd हिस्टोरिकल है, देखो शक्ति वरुणा गरुणा, यही मैंने बोला ना। 1998 से यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग जो है फ्रांस के साथ में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन जहाँ के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं और वो लास्ट ईयर 75th गणतंत्र दिवस पे, 75वें गणतंत्र दिवस पे 2024 में भारत के मुख्य अतिथि थे। और इस साल इंडोनेशिया के न्यूली जो बने प्रेसिडेंट हैं वो गणतंत्र दिवस के आपके जो है मुख्य अतिथि होने वाले हैं। पता है, बोलो हाँ है ना। और नेक्स्ट फरवरी में एआई समिट होने वाली है फ्रांस में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं। और रिसेंटली यहाँ पर एस जयशंकर जो है वो स्पेन की विजिट पे हैं और नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको जो है अमेरिका की विजिट पे भी दिखाई देंगे, जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप नए यूएस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट होंगे। क्लियर है, बोलो हाँ है ना। यस, प्रभावो सुबियंतो, ठीक है, प्रभावो सुबियंतो याद कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक रील भी मैंने शेयर की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप इत्मीनान से देख लीजिए, वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए, ये सारी डिटेल आपके सामने, इत्मीनान से आप रुक के सभी चीजों को यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। आने वाले समय में यहाँ पर जो है पासिस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। उसके अलावा बात करो पासिस, अभी मैं देखो क्या बोला, पासिस एक्सरसाइज है अभी एक, ठीक है। उसके अलावा ला पेरूस, ठीक है, एक्सरसाइज है। वरुणा एक्सरसाइज है। क्लियर है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पर लाइंड अप है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे जनवरी फरवरी में इनसे हम अवगत होते रहेंगे। करंट अफेयर में हम इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है ये, ठीक है। इधर बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए, क्वेश्चन 11 यहाँ पर यूनियन स्टील मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी जो हैं, उन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 में शुरू हुई थी ये स्कीम, और इसका 1.1 शुरू किया है स्टील के लिए, स्टील इंडस्ट्रीज के लिए, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल बजट इसके लिए जो साइन किया गया है, वो पहले जो मैं देख रहा था तो वो 4000 कुछ 588 के बीच में था, लेकिन फिर इसको अपडेट कर दिया गया है 6332। क्लियर है, बोलो हाँ ना। तो अपडेटेड चीजें आपको मैं कोशिश करूंगा पढ़ाऊं, भले ही एक दिन रुक के करंट अफेयर पढ़ाऊं, ठीक है। देखो चीजें क्या, सॉलिड पढ़ना भाई, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता आज एग्जाम में तो आपसे कल की चीजें पूछी जाएंगी, कभी ऐसा नहीं होता है। अगर आप 3 दिन पुराना भी करंट अफेयर पढ़ते हो, एक हफ्ते पुराना भी करंट अफेयर पढ़ते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परफेक्ट पढ़ो, सारी जानकारी के साथ पढ़ो, और जो एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी है उसके साथ ही पढ़ो। आप
यूपीएससी के लेवल पे जाके आपको नहीं पढ़ना है अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो। आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आपको बैंकिंग के लेवल पे जाके नहीं पढ़ना है। आपको पर्टिकुलरली अलग-अलग सबको सिलेबस असाइन्ड होते हैं। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको यूपीएससी के लेवल पे क्वेश्चंस को डायग्नोस करना चाहिए। आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको बैंकिंग के लेवल पे क्वेश्चंस को समझदारी से समझना चाहिए। आप एसएससी एस्पिरेंट हो तो आपको स्टैटिक और अपना करंट अफेयर अलग करना चाहिए। बैंकिंग में करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी आपको 50% के आस-पास आता है, तो बैंकिंग में आपका ये श्योरिटी है कि आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करोगे। लेकिन अब ये है कि आप यूपीएससी का करंट अफेयर यूपीएससी के डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो या एसएससी के डेप्थ में जाके पढ़ रहे हो, तो आपके लिए काम का नहीं है। आपको अपने सिलेबस से अवगत होते रहना ज़रूरी है। क्लियर है? अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो, 10 क्वेश्चन पढ़ो, 5 क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन बेटर पढ़ो। ठीक है? 31 तारीख तक यहाँ पर एप्लीकेशन दिए जा सकते हैं, 6 तारीख से। तो यहाँ पर स्टील में अल्टीमेटली यहाँ पे बात करें, एम टू एनहांस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्पेशली स्टील, रिड्यूस द इंपोर्ट को यहाँ पर घटाया जा सके, इसके लेकर यहाँ पर बात चल रही है। तो ये लॉन्च किया गया है 1.1, ठीक है? पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, 2020 में इसको बेसिकली शुरू किया गया था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3000 करोड़ के आसपास यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? सीजन यहाँ पर टारगेट किया गया है 50,000 टन के आसपास का। ठीक है? कैटेगरी यहाँ पर क्या है, हाई स्ट्रेंथ वियर रेजिस्टेंस स्टील, स्पेशल रेल्स, एलॉय स्टील, उसके अलावा यहाँ पर स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिक स्टील्स। अप्रोक्सीमेटली इतना इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। जॉब क्रिएशन 8,000 के आसपास होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि एक्यूट एग्जैक्टली यहाँ पर जो है 18,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना दिख रही है। क्लियर है? तो ये पीएलआई स्कीम से रिलेटेड फुल डिटेल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि 2020 में जब ये स्कीम शुरू की गई थी, कौन-कौन से सेक्टर हैं ये देख लेते जरा। आइए, उसमें कितना-कितना पैसा लगाया गया है और ये रिसेंटली का डेटा है आपका अक्टूबर, हाँ, यस, अक्टूबर 2024 का। बहुत दूर का डेटा नहीं है ये। समझ में आया क्या? तो चलिए जरा देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट में 57,042 करोड़ रुपए लगाए गए। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में 15,000 करोड़ रुपए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में 40,951 करोड़ रुपए। फूड प्रोडक्ट्स में 10,900 करोड़ रुपए। टेक्सटाइल प्रोडक्ट उसके बाद सेगमेंट में यहाँ पर बात कर ली जाए तो 10,683 करोड़ रुपए। हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉडल फोटोवोल्टिक मॉडल्स में यहाँ देख लिया जाए तो 4500 करोड़ रुपए। 6,238 करोड़ रुपए यहाँ पर व्हाइट गुड्स में, जिसमें एसीज, एएमपीज, एलईडीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है? और स्पेशली स्टील यहाँ पर 6,322 करोड़ रुपए। फिर से 12,195 करोड़ रुपए टेलीकॉम नेटवर्क में, उसके अलावा 3,430 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइस में। मेडिकल पार्क कहाँ पे है, क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर फूड पार्क, मेडिकल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एडवांस केमिस्ट्री बैटरीज की यहाँ पर बात करी जाए तो 18,100 और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के लिए 5,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? सारी डिटेल हम लोगों ने पिछले जितने भी पीएलआई स्कीम्स है उस रिलेटेड फुल डिटेल कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी चीजें रखी गई हैं विद इन्फोग्राफिक्स हम लोगों ने चीजें पढ़ी है। बोलिए ये सर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। तो पीएलआई कब, मार्च 2020 में शुरू किया गया। इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन कंट्रीब्यूशन के लेवल पे लाया गया है। 14 सेक्टर्स में फोकस किया जाता है, 14 सेक्टर्स में, ठीक है। जूम करके आप देख सकते हैं फिनांस से, ठीक है। फिर यहाँ पर एलिजिबल पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लिमिटेड सेक्टर एलिजिबल यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन, उनको सबको बढ़ाना अल्टीमेटली। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एविएशन सेक्टर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मेडिकल डिवाइस, मेटल, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, वाइट गुड, ड्रोन्स, ये सारी बातें, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? ऑब्वियसली बात है, डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का स्ट्रेस किस तरीके से काम करता है, क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके बाद इंपोर्ट मशीनरी भी यहाँ पर है, टाइम कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसका, ठीक है। ये एक तो आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी सारी बातें आपके सामने। बेनिफिट क्या हुए हैं? ऑब्वियसली बात है, इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, ये बताया आपको। ऑटोमोबाइल यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्री में, फोन में, मैन्युफैक्चरिंग में डिस्कशन कर चुके हैं अपन लोग। क्लियर है? तो ये सारी सारी बातें हम लोग जो है डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। पुराने लेक्चर्स हैं उनमें मैंने बताया भी हुआ है, इंडिया यहाँ पर पहुंच चुका है अल्टीमेटली, ठीक है। सो आई होप
You all enjoy the class. बस यहाँ पर आप जुड़िए विथ जीए विथ संजय सर के साथ में ऑन टेलीग्राम चैनल, ऑन यूट्यूब चैनल, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपको जो है सिविल गुरुकुल के नाम से देखने को मिलेगा, उसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सिविल गुरुकुल इसी के अंदर है। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके लिए, तो ये सारी चीजें आपको वीडियो समझ में आया तो आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो मेरी मेहनत समझ में आ रही है, जो भी चीजें मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप all you enjoy the session. Thank you for watching this class.